हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लर्नर्स स्टडी पॉइंट। और आज हम साइकोलॉजी में एक नया चैप्टर करेंगे, लेकिन उससे पहले हम थोड़ा साइकोलॉजी की बेसिक जो चीज़ें हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हम साइकोलॉजी का चैप्टर करेंगे इंटेलिजेंस, बुद्धि लब्धि। और यहाँ से आपके पेपर में एग्ज़ाम्स में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आईक्यू से, इंटेलिजेंस है कि किस तरीके से बच्चे बुद्धि के हिसाब से अलग अलग रिएक्ट करते हैं। कोई बच्चा बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होता है और कोई बहुत मूर्ख बुद्धि का होता है। तो इस तरीके से हम इस चैप्टर को पढ़ेंगे। तो पहले हम पढ़ेंगे मनोविज्ञान, साइकोलॉजी क्या है, कहाँ से आया है, किस तरीके से है। तो पहले हम ये पढ़ेंगे। तो आपका है कि साइकोलॉजी, मनोविज्ञान। मनोविज्ञान किसको बोलते हैं? स्टडी ऑफ बिहेवियर, व्यवहार का विज्ञान क्या कहलाता है? मनोविज्ञान। फिर है कि 16th सेंचुरी में सबसे पहले इसकी परिभाषा दी गई। कुछ परिभाषाएं आई थी मनोविज्ञान के बारे में। तो सबसे पहले जो आई वो आई 16th सेंचुरी में। तब कहा गया आत्मा का विज्ञान। तब क्या कहा गया इसको? मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान। और ये कहने वाले कौन थे? मनोवैज्ञानिक। कौन कौन थे? अरस्तु, डेकार्टे एंड प्लूटो। तो आपसे डायरेक्ट ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि आत्मा का विज्ञान कहने वाले मनोवैज्ञानिकों के नाम बताइए, या फिर ऑप्शन दे दिए जाएंगे, तीनों को दिए जाएंगे। कौन इनमें से ऐसा है कि जिन्होंने आत्मा का विज्ञान मनोविज्ञान को नहीं कहा था? तो इस तरीके से आपको फोर्थ ऑप्शन कुछ अलग मिल जाएगा। तो आपको ये मनोवैज्ञानिकों के नाम याद करने की किस परिभाषा में किस मनोवैज्ञानिक का नाम आया है। इस परिभाषा को फिर क्या किया गया? नकार दिया गया, क्योंकि लोगों का कहना था कि आत्मा को किसी ने नहीं देखा, तो हम उस किसी को परिभाषा में कैसे कह सकते हैं कि आत्मा का विज्ञान है। इसलिए लोगों ने इस परिभाषा को मानने से इनकार कर दिया। फिर दूसरी जो परिभाषा आई उसमें कहा गया कि मनोविज्ञान जो है वो है मन का विज्ञान। और ये किसने कहा? पोम्पोनोजी ने। और पोम्पोनोजी मनोवैज्ञानिक कहाँ के थे? वो इटली से थे। फिर इस परिभाषा को भी जो है वो लोगों ने नकार दिया, क्योंकि मन को किसी ने नहीं देखा। वही सेम रिपीट हो गई चीज़ कि हम कैसे इस परिभाषा को मान लें जब किसी को मन का किसी को पता ही नहीं कि कैसा होता है, कैसा दिखता है, क्या है और क्या नहीं है। तो फिर आई थर्ड परिभाषा, थर्ड डेफिनेशन, चेतना का विज्ञान। और चेतना का विज्ञान, मनोविज्ञान को किसने कहा? विलियम वुंट ने और विलियम जेम्स ने। चेतना क्या होती है? जिसमें हमें सोचने और समझने की क्षमता मिलती है, उसको हम बोलते हैं चेतना। उन्होंने कहा कि जो हमारे पास जो हमारा दिमाग है वो तीन तरीके से है, एक अचेतन मन, एक अर्धचेतन मन और एक चेतन मन। चेतन मन कौन सा होता है? जिससे हम चीज़ों को समझते हैं। इस परिभाषा को भी कुछ सही तरीके से नहीं माना गया। फिर फोर्थ जो परिभाषा दी गई मनोविज्ञान के बारे में, साइकोलॉजी के बारे में, तो कहा गया कि ये है व्यवहार का विज्ञान। और व्यवहार का विज्ञान कहने वाले कौन थे? वॉटसन, वुडवर्थ, स्किनर और थॉर्नडाइक। व्यवहार में आत्मा, मन और चेतना सभी शामिल हो जाते हैं, इसलिए इसको ओवरऑल फिर लास्ट में क्या कहा गया कि स्टडी ऑफ बिहेवियर, व्यवहार के विज्ञान को मनोविज्ञान कहा जाता है। तो इससे आपका एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि साइकोलॉजी का सीक्वेंस बताइए, क्रम बताइए साइकोलॉजी की परिभाषाओं का। तो सबसे पहले क्या कहा गया? आत्मा का विज्ञान, फिर कहा गया मन का विज्ञान, फिर कहा गया चेतना का विज्ञान और फिर कहा गया व्यवहार का विज्ञान। तो अब इसकी परिभाषा क्या है मनोविज्ञान की? मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है। साइकोलॉजी इज स्टडी ऑफ बिहेवियर। फिर इससे रिलेटेड आपका क्वेश्चन आता है कि पहला व्यवहारवादी किसे कहा गया है? तो पहला व्यवहारवादी किसे कहा गया है? वॉटसन को। उन्होंने ही मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान बताया है। फिर है हु इज़ द फादर ऑफ साइकोलॉजी, साइकोलॉजी के जनक कौन है? तो साइकोलॉजी के जनक कौन है? अरस्तु, क्योंकि पहली परिभाषा अरस्तु ने दी थी। फिर है हु इज़ द फादर ऑफ रियल साइकोलॉजी, रियल साइकोलॉजी के फादर किनको माना जाता है? विलियम वुंट को। क्यों माना जाता है? क्योंकि इन्होंने 1879 में जर्मनी में लिपजिंग शहर में मनोविज्ञान की क्या करी थी? प्रथम प्रयोगशाला स्थापित की थी। इस वजह से इनको क्या कहा जाता है? फादर ऑफ प्रैक्टिकल साइकोलॉजी या फिर रियल साइकोलॉजी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिक्षा मनोविज्ञान के जनक किन्हें कहा जाता है? तो थॉर्नडाइक को। ये आप वर्ड्स पे ध्यान दीजिए। एक तो पहला पूछा गया, पहला व्यवहारवादी किसे कहा जाता है? वॉटसन को। फादर ऑफ साइकोलॉजी अरस्तु को। एंड फादर ऑफ रियल साइकोलॉजी विलियम वुंट को। और शिक्षा मनोविज्ञान थॉर्नडाइक को। तो हु इज़ द फादर ऑफ मॉडर्न साइकोलॉजी, नई साइकोलॉजी के जनक किन्हें माना जाता है? तो वो माना जाता है विलियम जेम्स को।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मनोविज्ञान को शिक्षा में लाने का विचार किसका था, कि जो मनोविज्ञान है इसको पढ़ाया जाए, इसको शिक्षा में लाया जाए, ये किसका विचार था, वो था रूसो का। और व्हाट इज एजुकेशन, व्यवहार में परिवर्तन, मॉडिफिकेशन इन बिहेवियर, वही है एजुकेशन। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है सीटेट में कि एजुकेशन क्या है, शिक्षा क्या है, तो वो क्या है, व्यवहार में परिवर्तन। जब इंसान कुछ सीखता है तो उसके व्यवहार में अपने आप परिवर्तन आने लगता है, चेंजेस आने लग जाते हैं। जब वो कुछ अच्छा सीखता है तो वही क्या है, हमारी शिक्षा है, जो हमारे व्यवहार में दिखती है। अब हम साइकोलॉजी का चैप्टर करेंगे इंटेलिजेंस मीन्स बुद्धि, और इस चैप्टर से आपको क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेगा, तो आप इस चैप्टर को ध्यान से पढ़िए। देखिए फर्स्ट क्या है कि बुद्धि के लिए सभी पहले काम बीने ने किए। ये आप एक बात को रट लीजिए कि जहाँ पे भी बुद्धि के बारे में पहला कोई भी काम पूछा जाएगा कि पहला प्रयोग किसने किया, पहली बार बुद्धि के बारे में किसने बताया, पहले के बार बुद्धि IQ सिस्टम किसने दिया, तो वो सब कुछ किसने दिया था, बीने ने। ये एक साइंटिस्ट का नाम है, एल्फ्रेड बीने। तो बीने ने कहा कि बुद्धि में 4 चीज़ें होती हैं। ठीक है, उन्होंने क्या बताया कि जो इंसान की बुद्धि है वो 4 चीज़ों से डिसाइड हो सकती है कि ये इंसान बुद्धिमान है या नहीं है। पहला है ज्ञान, दूसरा है आविष्कार, तीसरा है निर्देश और चौथा है आलोचना। अगर ये 4 चीज़ें किसी इंसान में हैं तो वो बुद्धिमान है। आलोचना में क्या आता है कि आलोचना में हम ये नहीं कि किसी भी चीज़ की अगर हम बुराई कर सकते हैं तो वही आलोचना है, नहीं। आलोचना का मतलब होता है कि किसी चीज़ को डिस्क्राइब करना, जो हमने चीज़ देखी उसके बारे में नेगेटिव एंड पॉजिटिव अपने विचार प्रकट करना, अच्छे बुरे की पहचान करना, वो होता है आलोचना। तो आलोचना में आप ये मत सोचिए कि नेगेटिव चीज़ें ही आएंगी कि हम किसी चीज़ की बुराई करें, नहीं। आलोचना में आता है कि हम किसी भी चीज़ के बारे में अपने विचार किस तरीके से रखते हैं, हमने क्या उसमें देखा, नेगेटिव पॉजिटिव, दोनों तरीकों को हम आलोचना में लेकर के चलेंगे। फिर है कि वुडवर्थ चीज़ों को पहचानने को बुद्धि कहते हैं। वुडवर्थ ने क्या डेफिनेशन दी फिर बुद्धि की, कि जो लोग चीज़ों को पहचान लेते हैं ना, वो ही बुद्धि है। किसी भी चीज़ को अगर कोई इंसान पहचान कर लेता है उसकी, तो वो बुद्धि है। अब है कि टाइप ऑफ इंटेलिजेंस। अब है टाइप ऑफ इंटेलिजेंस, मूर्त बुद्धि, अमूर्त बुद्धि और सामूहिक बुद्धि। बुद्धि होती है 3 तरीके की। गैरिट और थॉर्नडाइक ने बुद्धि के प्रकारों को परिभाषित किया। तो ये एक क्वेश्चन बन जाता है आपका कि बुद्धि के प्रकारों को किसने परिभाषित किया, वो किया गैरिट और थॉर्नडाइक ने। थॉर्नडाइक ने मूर्त बुद्धि को यांत्रिक बुद्धि का, इन दोनों की डेफिनेशंस जो है वो सेम है, लेकिन थॉर्नडाइक ने जो है मूर्त बुद्धि को क्या कहा है, यांत्रिक बुद्धि। नाम बस बदल दिया उन्होंने, बाकी डेफिनेशन उन्होंने सेम ही दी। फिर है मूर्त बुद्धि क्या होती है, इस बुद्धि वाले व्यक्ति जो है वो सामने रखी चीज़ों पर कार्य करते हैं, जो उनको सामने दिखता है, जिनको छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, उन चीज़ों के ऊपर ही काम करने वाले लोग कैसे होते हैं, मूर्त बुद्धि वाले लोग होते हैं। एग्जाम्पल है इसका कि अगर टीवी खराब हो जाता है तो मैकेनिक क्या करेगा, वो टीवी पे ही वर्क करेगा ना। अगर उसके सामने टीवी रखा होगा तो वो टीवी को ही ठीक कर पाएगा। तो जो इंसान कलपुर्जों के साथ काम करते हैं वो मूर्त बुद्धि में आते हैं। तो ये सीटेट में क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सी बुद्धि के जो व्यक्ति होते हैं वो किस तरह का काम करते हैं, तो कलपुर्जों से जो काम करते हैं वो मूर्त बुद्धि में आते हैं। सेकंड है आपका अमूर्त बुद्धि। अमूर्त बुद्धि में आता है आपका कि इस बुद्धि के व्यक्ति जो भावनाओं, कल्पनाओं और किताबों के ज्ञान पे कार्य करते हैं। मतलब वो सिर्फ सोचते रहते हैं, मतलब बैठे बैठे अपनी भावनाओं को, कल्पनाओं को, किताबों को उनमें खो जाते हैं बिल्कुल। तो वो होते हैं अमूर्त बुद्धि के लोग। और इनमें कौन आते हैं, कवि, साहित्यकार और वैज्ञानिक। ठीक है, नेक्स्ट है आपका सामाजिक सामूहिक बुद्धि। इस बुद्धि के व्यक्ति को खुद से ज़्यादा दूसरों से मतलब होता है। ठीक है, मतलब जो लोग खुद से ज़्यादा दूसरों के बारे में सोचते हैं, दूसरों के अच्छाई करने के बारे में सोचते हैं, तो वो लोग किस में आते हैं, सामाजिक सामूहिक बुद्धि में। और इनके एग्जाम्पल कौन होंगे, जैसे नेता, अध्यापक और व्यवसायी। इनमें से सबसे ज़्यादा अध्यापक को पूछा जाता है क्वेश्चन कि अध्यापक किस प्रकार की बुद्धि में आते हैं। तो अध्यापक किस प्रकार की, सामाजिक सामूहिक बुद्धि में आते हैं, क्योंकि वो दूसरों का भला करने के लिए पढ़ाते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है अध्यापक किस तरह की बुद्धि में आते हैं, तो वो आते हैं सामाजिक सामूहिक बुद्धि में। अब हम पढ़ते हैं फैक्टर्स ऑफ इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस के फैक्टर क्या क्या हैं। जब कोई फेमस पर्सनैलिटी अपने विचार प्रकट करती है तो वो विचार जो है वो सिद्धांत बन जाते हैं, उनको फिर लोगों के द्वारा फॉलो किया जाता है। ठीक है, जैसे कोई भी वैज्ञानिक हो, अगर उन्होंने कुछ भी कह दिया है तो वो रूल्स बन जाते हैं, फिर उनको सब फॉलो करते हैं जब तक उसी के तरीके का कोई या दूसरा रूल ना बन जाए या फिर कुछ ऐसा कुछ ना हो जाए सेम, तो फिर वही रूल सिद्धांत चलते रहते हैं तब तक।
तो इसी तरीके से हम बुद्धि के बारे में जिन लोगों ने सिद्धांत दिए हैं अब तक हम वो पढ़ेंगे। सबसे पहला सिद्धांत, मैंने आपको पहले भी बताया था कि सबसे पहला कोई भी काम बुद्धि के बारे में हुआ है तो वो किसने किया है? अल्फ्रेड बीने ने। तो बीने ने ही बुद्धि के बारे में पहला सिद्धांत दिया। उन्होंने इनके सिद्धांत का नाम था एक कारक सिद्धांत, यूनिफैक्टर थ्योरी। इन्होंने क्या कहा कि ये एक दिमाग है इंसान का, ठीक है। अल्फ्रेड बीने ने कहा कि एक दिमाग है और दिमाग के अंदर एक यूनिट है, एक खंड है जिसको तोड़ा नहीं जा सकता, ठीक है। तो बीने ने कहा कि इंसान में एक दिमाग होता है, उसमें एक खंड होता है, ये दिमाग हो गया, ये एक इसमें एक खंड मतलब कि यूनिट हो गया। उस खंड के द्वारा इंसान सोचता है, उसी खंड के द्वारा इंसान जो है कार्य करता है, और इस जो ये खंड है, जो ये यूनिट है, इसको कोई भी तोड़ नहीं सकता। इसलिए इसको हम क्या भी बोलते हैं? अखंड अविभाज्य यूनिट भी इसको, इस सिद्धांत को कहा जाता है। तो पहला सिद्धांत है यूनिफैक्टर थ्योरी, एक कारक सिद्धांत। इससे समझ भी आ रहा है कि एक दिमाग है, उसमें एक यूनिट है, उसको तोड़ा नहीं जा सकता, और अगर तोड़ा नहीं जा सकता तो उसको हम क्या भी बोल सकते हैं? अखंड अविभाज्य इकाई। ये इसका सेकंड नाम भी होता है एक कारक सिद्धांत का। सेकंड है आपका द्विकारक बुद्धि सिद्धांत, और ये किसने दिया? स्पीयरमैन ने। इस तरीके से आप याद कर सकते हो। देखो फर्स्ट एक कारक सिद्धांत था ना, वो छोटे से उन्होंने दिया, छोटा सा नाम है उनका बीने। द्विकारक दो कारक हैं तो स्पीयरमैन, इस तरीके से आप इनको याद कर सकते हैं। स्पीयरमैन, इनमें दो नाम आते हैं तो स्पीयरमैन। ये कुछ आपको ट्रिक्स बना करके याद करने पड़ेंगे, बहुत सारे मनोवैज्ञानिक हो जाते हैं, थोड़े कन्फ्यूजिंग भी हो जाते हैं। तो द्विकारक बुद्धि सिद्धांत किन्होंने दिया? स्पीयरमैन ने। इन्होंने जीएस फैक्टर दिया था, ठीक है। जीएस फैक्टर को क्या बोला जाता है? जर्नल स्पेसिफिक सिद्धांत, सामान्य और विशिष्ट सिद्धांत। इन्होंने कहा कि जो जर्नल होते हैं ना वो हमें जन्मजात मिलते हैं, और जो स्पेसिफिक होते हैं वो हमें वातावरण से अर्जित करने पड़ते हैं। एक बार यहाँ आप इतना ही छोटा सा पढ़ लीजिए इनको, जनरल एंड स्पेसिफिक जो थ्योरी है उसको आगे चल के आपको डिटेल में कराया जाएगा। द्विकारक सिद्धांत दिया स्पीयरमैन ने। जीएस फैक्टर के बारे में बताया इन्होंने। जीएस फैक्टर क्या होता है? जनरल एंड स्पेसिफिक थ्योरी। तो जनरल में क्या कहा कि जन्मजात होते हैं, और स्पेसिफिक में क्या होते हैं? वातावरण से हमें अर्जित करने होते हैं, हमें सीखने होते हैं। फिर थर्ड है आपका तरल एवं ठोस बुद्धि सिद्धांत, और ये किसने दिया? आरबी कैटल ने। तो इन्होंने कहा कि तरल यही वंशानुक्रम, ये बिल्कुल एज इट इज़ हैं दोनों सेम, कि तरल जो होते हैं वो वंशानुक्रम होते हैं, और जो ठोस होते हैं वो हमें वातावरण से अर्जित करने होते हैं। तो इसमें बस आपको ये पूछा जाएगा कि ये सिद्धांत किस मनोवैज्ञानिक ने दिया, उसका आपको नाम बताना होगा। फोर्थ जो है आपका ए और बे बुद्धि सिद्धांत, या फिर इंग्लिश में इसको बोल सकते हैं ए और बी बुद्धि सिद्धांत, तो वो किसने दिया? हैब ने। फिफ्थ है आपका समूह कारक सिद्धांत, इससे क्वेश्चन पूछा जाता है, ये इंपॉर्टेंट है। समूह कारक सिद्धांत, ग्रुप फैक्टर थ्योरी, किसने दी? थ्रस्टन ने। थ्रस्टन ने कहा बुद्धि में पीएम में होती है, ठीक है, और ये कितनी होती हैं? 7। पीएमए की फुल फॉर्म क्या होगी? प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज़, प्रारंभिक मानसिक योग्यताएं। फुल फॉर्म पूछी जाती है बहुत बार कि पीएमए की फुल फॉर्म क्या है? प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज़, प्रारंभिक मानसिक योग्यताएं। और 7 पीएमए होती हैं, तो 7 कौन सी होती हैं? स्मृति, आकंकिक, तार्किक, प्रत्यक्षीकरण, स्थानीयकरण, वाक और शाब्दिक। ये आपके 7 पीएम में होते हैं। आपसे ऑप्शन कोई भी 3 दे दिए जाएंगे और फोर्थ गलत दिया जाएगा, तो आपसे बोला जाएगा कि कौन इनमें से पीएमए में नहीं आता है। तो इस तरीके से आपसे इससे क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये इंपॉर्टेंट है, आप इसको अच्छे से लर्न कर लेना। प्रत्यक्षीकरण क्या होता है? प्रत्यक्षीकरण होता है जब वस्तु हमारे सामने हो और हम उस पर कैसे वर्क करते हैं, वो हमारा होता है प्रत्यक्षीकरण, ठीक है। और स्थानीयकरण होता है कि कैसे हम स्थानों के बारे में पहचान करते हैं, कैसे उनको किसी एग्जाम्पल से याद करते हैं, या फिर कैसे हम किसी चीज़, किसी घटना से उनको हम याद करते हैं, तो वो होता है हमारा स्थानीयकरण। तार्किक होता है कि हम किसी भी चीज़ को देखकर अपने तर्क वितर्क विचार प्रकट करने लग जाते हैं, तो वो होता है हमारा तार्किक। स्मृति होती है हमारी मेमोरी। आंकिक की कैसे हम मैथ की चीज़ों को सोल्व कर पाते हैं, अंकों के साथ खेल पाते हैं, वो होता है आंकिक। और शाब्दिक और वाक, शाब्दिक में कैसे हम लिख पाते हैं शब्दों को, और वाक में कैसे हम चीज़ों को बोलते हैं, तो ये सब चीज़ें आती हैं आपकी पीएमए में। नेक्स्ट है आपका 6th बहुकारक सिद्धांत। बहुकारक सिद्धांत मल्टीफैक्टर थ्योरी, ये भी इंपॉर्टेंट है, और ये दिया था वैज्ञानिक थॉर्नडाइक ने।
थॉर्नडाइक ने कहा जितने भी प्रकार से हम सोच सकते हैं ना, किसी समस्या का समाधान कर सकते हैं, उतनी ही प्रकार की हमारे अंदर बुद्धि है। अगर हमारा पेन खराब हो गया तो हम उस पेन को किस तरीके से ठीक करते हैं, ये एक प्रकार की बुद्धि हो गई। अगर बच्चे की साइकिल ख़राब हो गई, वो साइकिल को कैसे ठीक करता है, ये दूसरी तरह की बुद्धि हो गई। अगर किसी बच्चे के पैसे गुम हो गए, वो किस तरीके से पैसे को ढूंढता है, वो उसकी तीसरी तरीके की बुद्धि होगी। तो इन्होंने कहा कि जो भी हमारे सामने जिस भी प्रकार की समस्या आती है और हम उसका उसी प्रकार से अगर समाधान कर लेते हैं तो वही उतने ही प्रकार की क्या है, इंसान में बुद्धि है। थॉर्नडाइक ने कहा जितने प्रकार की मानसिक योग्यताएं होंगी उतनी ही इंसान में बुद्धि होगी। 7th है आपका न्यायदर्श या प्रतिदर्श का सिद्धांत। ये किसने दिया था? थॉमसन ने। 8th है आपका वर्गानुक्रम का सिद्धांत, वो दिया बर्ट एवं बर्नर ने। 9th है बहुबुद्धि सिद्धांत, मल्टी इंटेलिजेंस, ये दिया हार्वर्ड गार्डनर ने। इन्होंने 9 तरह की बुद्धि बताई थी। हार्वर्ड गार्डनर ने जो है 9 तरह की बुद्धि बताई थी, लेकिन आपको आंसर में जो है ऑप्शन में 8 अगर मिलता है तो आप 8 को ठीक करेंगे, क्योंकि एनसीईआरटी की बुक को सही आंसर माना जाता है और एनसीईआरटी की बुक में आपको 8 आंसर दे रखा है इसका कि गार्डनर ने कितनी बुद्धि बताई, 8 बुद्धि। बट कुछ बुक्स में 9 दे रखे हैं, एनसीईआरटी उस 8 को सही मानती है, तो आप ऑप्शन 8 पर लगाएंगे। अगर 8 ऑप्शन में नहीं है तो आप ऑप्शन 9 को लगाएंगे। इन्होंने कहा कि आंकिक तार्किक बुद्धि अंकों तर्कों से संबंधित होती है। जो रूल्स और फॉर्मूलाज बनाते हैं वो आंकिक और तार्किक बुद्धि के साथ खेलते हैं। ठीक है। सेकंड जो इन्होंने बुद्धि बताई वो बताई संगीतज्ञ बुद्धि, जिसमें संगीत का ज्ञान होता है। थर्ड है भाषाई बुद्धि, भाषा का ज्ञान होना, और जो लोग डिक्शनरी बनाते हैं वो इसमें आते हैं। शारीरिक गतिक बुद्धि, शरीर को कंट्रोल और रख रखाव में रख के काम जो लोग करते हैं वो शारीरिक गतिक बुद्धि में आते हैं। इसमें कौन कौन आ जाएंगे? डांसर, योगा टीचर, डॉक्टर, जिम ट्रेनर, ये सब किस में आते हैं? शारीरिक गतिक बुद्धि में, जिनका शरीर से रिलेटेड जो काम होता है वो उनको फुली कंट्रोल करके जो काम कर सकते हैं वो इस बुद्धि में आते हैं। नेक्स्ट है आपका अंतः वैयक्तिक बुद्धि, इंट्रापर्सनल। इस बुद्धि के व्यक्ति जो है वो स्वयं के लिए सोचते रहते हैं, भावनाओं से संबंधित है ये बुद्धि। अंतः वैयक्तिक, इससे देखो ये, और नेक्स्ट हो गया आपकी अंतः परा बुद्धि। तो आपको इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। जो अंतः वैयक्तिक है ना, खुद ही पता चल रहा है कि खुद के बारे में सिर्फ और सिर्फ किसके बारे में सोचते रहते हैं? स्वयं के बारे में सोचते रहते हैं, और ये भावनाओं से रिलेटेड सोचते रहते हैं हमेशा हर समय। तो ये बुद्धि किससे रिलेशन में रखती है? भावनाओं से। नेक्स्ट है अंतः परा बुद्धि, इंटरपर्सनल। इस बुद्धि के व्यक्ति जो है वो दूसरों के लिए ज़्यादा सोचते हैं। ये बुद्धि भावनाओं से, ये भी बुद्धि किससे संबंधित होती है? भावनाओं से ही संबंधित होती है। मतलब दूसरों का अच्छा करना, बुरा करना, इस बारे में सोचते रहते हैं तो वो आ जाएगी अंतः परा बुद्धि। और जब इंसान खुद के बारे में सोचता रहता है तो वो आ जाएगी अंतः वैयक्तिक बुद्धि। फिर है आपका प्राकृतिक बुद्धि, रिलेटेड टू नेचर। जो लोग नेचर के बारे में सोचते हैं, पेड़ पौधे लगाने के बारे में सोचते हैं, या फिर ओजोन लेयर डिप्लेशन हो रहा है इसके बारे में गंभीर तरीके से सोचते हैं, जो लोग नेचर के बारे में सोचते हैं वो प्राकृतिक बुद्धि के लोग होते हैं। अस्तित्ववादी बुद्धि के लोग होते हैं, जो ये बाबा लोग होते हैं, इनमें पाई जाती है। जो भविष्यवाणी करते हैं, भविष्य के बारे में बताते हैं, पास्ट के बारे में बताने में इंटरेस्ट रखते हैं, तो वो किस तरीके की बुद्धि में आते हैं? अस्तित्ववादी बुद्धि के लोग होते हैं। इस तरीके से हार्वर्ड गार्डनर ने ये 9 तरीके की बुद्धि बताई। तो 9 तरीके की बताई है, लेकिन आपको आंसर 8 टिक करना होगा। ठीक है। नेक्स्ट मतलब क्वेश्चन बता देती हूँ अब आपको कि इस वाली बुद्धि से किस तरीके से आपको क्वेश्चन पूछा जाता है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक बच्चा अपनी उंगलियों का इस्तेमाल करके पियानो को बजा रहा है, तो बच्चे में कौन सी बुद्धि होगी? तो देखिए, अब क्वेश्चन को सीटेट में स्पेशली क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना होता है। क्वेश्चन को घुमा घुमा के पूछते हैं। देखो क्या बोला गया है कि एक बच्चा अपनी उंगलियों का इस्तेमाल करके पियानो को बजा रहा है, तो मतलब कंट्रोल किस पे कर रहा है? अपने शरीर पे कर रहा है ना, अपनी उंगलियों पे कंट्रोल कर रहा है। तो क्या हो जाएगा? शारीरिक गतिक बुद्धि। ठीक है। उसमें संगीतज्ञ बुद्धि नहीं होगी। बच्चे क्या करते? क्वेश्चन पढ़ा, पियानो को बजा रहा है, तो उसमें क्या होगा कि संगीतज्ञ बुद्धि होगी? नहीं। क्वेश्चन को देखिए कि वो उंगलियों का इस्तेमाल करके, ठीक है, तो अपने शरीर को कंट्रोल कर रहा है ना, तो वो क्या हो जाएगा? शारीरिक गतिक बुद्धि। अब इस टॉपिक का पार्ट आता है कि मेजरमेंट ऑफ इंटेलिजेंस, कि बुद्धि को हम कैसे मापते हैं, किस बच्चे में ज़्यादा बुद्धि है, किस बच्चे में कम बुद्धि है, तो उसको हम मापते कैसे हैं। ये भी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से आपका शुरू हो रहा है। जो इसमें आपको आईक्यू लेवल दिया जाएगा, उसमें पूछा जाएगा कि इस आईक्यू के बच्चे को क्या बोला जाता है, तो इस तरीके से। तो ये पूरा ही
टॉपिक आपके लिए इम्पोर्टेंट है, इसमें से आपको 2-3 क्वेश्चन आराम से इजीली मिल जाएंगे और आई थिंक जो मैं करा रही हूँ इससे बाहर आपको नहीं मिलेगा, तो आप इसको ही सिर्फ ध्यान से पढ़ लीजिए। मेजरमेंट ऑफ इंटेलिजेंस, मापन कैसे करते हैं हम बुद्धि का। तो बुद्धि का मापन सबसे पहले बिने ने किया। एक बार फिर आपको रिमाइंड करा रही हूँ कि फर्स्ट काम बुद्धि के बारे में जो भी किया होगा वो अल्फ्रेड बिने ने किया है। तो ये तो आपको याद करने की ज़रूरत ही नहीं है। कोई भी बुद्धि के बारे में पहली क्रिया पूछी जाए, पहला काम पूछा जाए, तो आप बिना सोचे अल्फ्रेड बिने को लगा सकते हैं। इन्होंने दिया बिने साइमन स्केल, ठीक है। इन्होंने जो मापने का स्केल दिया उसको क्या बोला गया, बिने साइमन स्केल। और बुद्धि का सबसे पहला टेस्ट भी यही था, बिने साइमन टेस्ट। 1905 में बिने ने पहला मापन किया, ठीक है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है कि कब पहला मापन किया। तो 1905 में बिने ने पहला मापन किया। मानसिक आयु के बारे में बिने ने सबसे पहले बताया था, ठीक है। और आईक्यू बुद्धि लब्धि के बारे में स्टर्न ने पहले बताया था। तो ये 3 क्वेश्चन हो गए यहाँ आपसे पूछे जा सकते हैं कि 1905 में, मतलब पहला मापन कब किया गया, 1905 में। और मानसिक आयु के बारे में किसने बताया, तो अल्फ्रेड बिने ने। और आईक्यू बुद्धि लब्धि के बारे में किसने बताया, स्टर्न ने। आईक्यू का फॉर्मूला 101% आपको क्वेश्चन में देखने को मिल जाएगा कि आईक्यू का फॉर्मूला क्या होता है। तो आईक्यू का फॉर्मूला होता है मेंटल एज अपॉन में क्रोनिकल एज इंटू में 100। यह आपका आईक्यू का फॉर्मूला होता है। आईक्यू फॉर्मूला किसने दिया, आईक्यू फॉर्मूला गिवन बाय स्टर्न। बट जो ये इंटू में 100 है, ये टर्म मैंने दिया था, इतना डीपली आपसे नहीं पूछा जाता। सिर्फ यही पूछा जाता है कि आईक्यू का फॉर्मूला किसने दिया, तो वो दिया स्टर्न ने। बहुत रेयर है कि आपसे ये भी पूछा जाए कि जो इंटू में 100 है किसने लगाया, ये लगाया टर्मन ने, ठीक है। अब है कि ये जो चार्ट है ये किसने दिया था, आईक्यू का, टर्मन ने। और इसका आप चाहे स्क्रीनशॉट ले लीजिए या आप इसको के नोट्स बना लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऊपर से शुरू करते हैं। 140 या अबो अगर किसी का आईक्यू है तो उस बच्चे को क्या बोला जाएगा, प्रतिभाशाली बच्चे। 120 से अगर 140 किसी का है तो उसको बोलते हैं उत्कृष्ट बच्चे। 110 से 120 है तो तिरु बुद्धि वाले बच्चे। 90 से 110 है तो सामान्य बुद्धि वाले बच्चे। 70 से 90 है तो मंद बुद्धि के बच्चे। 50 to 70 है तो पिछड़ा हुआ बालक। और 25 से 50 है तो मूर्ख बालक। और 25 से अगर किसी का आईक्यू कम है तो उसको हम क्या बोलेंगे, जड़ बुद्धि बालक। इसको आप जरूर से जरूर याद कर लेना। इसमें आपको आईक्यू दे दिया जाएगा और उसमें पूछा जाएगा कि इस इतने आईक्यू के बच्चे को क्या बोला जाता है। जैसे ऑप्शन में अगर आपको क्वेश्चन मिलता है कि 50 to 70 आईक्यू जिस बच्चे का है उसको क्या बोला जाता है, तो उसको बोला जाता है पिछड़ा बालक। इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। नेक्स्ट है कि जो मंदबुद्धि बालक काम को कर तो लेता है। मंदबुद्धि और पिछड़ा बालक में क्या फ़र्क है कि मंदबुद्धि का बालक है ना, वो काम को कर तो लेता है लेकिन वो क्या करता है, स्लो काम को कर पाता है, धीरे धीरे। और पिछड़ा बालक क्या करता है, किसी भी काम को वो ढंग से कर ही नहीं पाता। तो ये दोनों फ़र्क हैं मंदबुद्धि और पिछड़ा बालक में। मंदबुद्धि के बच्चे कार्य कर लेते हैं लेकिन स्लो करते हैं, और पिछड़ा बालक जो होता है वो कार्य को कर ही नहीं पाता है, ठीक है। और नेक्स्ट एक ये क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है बहुत बार सीटेट में कि हैंडीक्राफ्ट की जो शिक्षा है वो किन बच्चों को दी जानी चाहिए, तो किन को दी जानी चाहिए, मंदबुद्धि बालकों को। क्योंकि वो काम कर तो जरूर लेंगे लेकिन करेंगे क्या, धीरे धीरे। तो इसलिए उनको व्यापारिक रूप से कौन सी शिक्षा दी जानी चाहिए, हैंडीक्राफ्ट की शिक्षा दी जानी चाहिए मंदबुद्धि के बच्चों को। अब है आपका बुद्धि मापन की विधियाँ। बुद्धि मापन की विधियाँ क्या क्या हैं, तो फर्स्ट है सब्जेक्टिव व्यक्तिगत रूप से, और सेकंड है ऑब्जेक्टिव सामूहिक रूप से। तो सब्जेक्टिव में भी आपकी 2 आएंगी, वर्बल नॉन वर्बल, और ऑब्जेक्टिव में भी आपकी 2 आएंगी, वर्बल और नॉन वर्बल। वर्बल मतलब भाषिक और नॉन वर्बल अभाषिक। तो इस तरीके से हम बुद्धि मापन करेंगे। फर्स्ट आपका आ जाता है सब्जेक्टिव वर्बल टेस्ट। सब्जेक्टिव में क्या आएगा, एक समय पर हम एक ही व्यक्ति के बुद्धि को अगर मापते हैं तो वो आएगा सब्जेक्टिव में। तो इसके वर्बल 2 टेस्ट हैं, बिने साइमन स्केल एंड सेकंड है स्टैफोर्ड बिने स्केल। फिर इसी का सब्जेक्टिव नॉन वर्बल में आएंगे वेस्लर वैल्यू टेस्ट और पोर्टियस भूल भुलैया टेस्ट। फिर ऑब्जेक्टिव वर्बल में आएगा आर्मी अल्फा टेस्ट और आर्मी सामान्य टेस्ट। और ऑब्जेक्टिव नॉन वर्बल में आएगा शिकागो परीक्षण टेस्ट और आर्मी बीटा टेस्ट। इनमें आपसे कैसे पूछा जाएगा कि सब्जेक्टिव वर्बल टेस्ट कौन सा है बताइए, तो आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे, उनमें से एक ऑप्शन करेक्ट मिल जाएगा, आपको वो उसको टिक करना पड़ेगा। तो आपको ये बहुत अच्छे से याद करने हैं। सब्जेक्टिव वर्बल में कौन से हैं, बिने साइमन स्केल और स्टैनफोर्ड बिने स्केल।
नॉन वर्बल में कौन है, वेस्लर वैल्यूब टेस्ट, पोर्टियस भूल भुलैया टेस्ट। ऑब्जेक्टिव वर्बल में कौन है, आर्मी अल्फा टेस्ट और आर्मी बीटा टेस्ट, सॉरी आर्मी सामान्य टेस्ट। नॉन वर्बल में कौन आ जाएगा, शिकागो परीक्षण टेस्ट और आर्मी बीटा टेस्ट। फिर है कि फर्स्ट वर्ल्ड वार के दौरान जो है बुद्धि के सामूहिक अशाब्दिक टेस्ट किए गए थे। तो एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि फर्स्ट वर्ल्ड वार जब हो रहा था उस दौरान बुद्धि के कौन से टेस्ट किए जा रहे थे, तो उस दौरान टेस्ट किए जा रहे थे सामूहिक अशाब्दिक टेस्ट। भारत में पहला बुद्धि परीक्षण, अब ये भारत की बात आ गई है, पहले ओवरऑल आ रही थी, तो अब भारत में पहला बुद्धि परीक्षण 1922 में किसने किया, डॉक्टर राइस ने किया था। ठीक है, इन्होंने हिंदुस्तानी बीने साइमन टेस्ट किया था। पहले क्या था वो, बीने साइमन टेस्ट, इन्होंने हिंदुस्तानी थे, भारतीय थे, तो इन्होंने इसका क्या लगा दिया, हिंदुस्तानी बीने साइमन टेस्ट। तो पहले भारतीय बुद्धि टेस्ट कौन सा था, हिंदुस्तानी बीने साइमन टेस्ट। सेकंड है कि संवेगात्मक बुद्धि किसने दी थी। ये सिर्फ ऐसे ही लाइन से कभी पूछी नहीं गई हैं, बट थोड़ी इंपॉर्टेंस रखती हैं, तो एक बार आप इनको जरूर देख लेना, क्या पता आपके पेपर में यही आ जाए, आज तक तो कभी आई नहीं है। फिर है कि संवेगात्मक बुद्धि किसने दी थी, डैनियल गोलमैन ने। सांस्कृतिक बुद्धि किसने दी थी, कैटल और रेवन ने। और जलोटा और भाटिया बुद्धि परीक्षण क्या है, ये सामूहिक टेस्ट हैं और भारत में किए गए थे। ठीक है, नाम से ही पता चल रहा है, जलोटा एंड भाटिया, तो ये कहाँ किए गए थे, भारतीय टेस्ट हैं, ये भारत में किए गए थे और सामूहिक टेस्ट हैं। तो ये था आपका इंटेलिजेंस का चैप्टर। यहाँ से आपके 2-3 मार्क्स ये समझ लीजिए कि पक्के हो गए हैं। आप इसके नोट्स बना लीजिए, अच्छे से लर्न कर लीजिए, पेपर की तैयारी बहुत अच्छे से कीजिए। थैंक यू।